नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल यूपी ने स्टेनो का पेपर करवाया है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका लेखपाल का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है क्योंकि जो यूपी आयोग है वही लेखपाल का पेपर कराती है और इस बार सिलेबस चेंज किया है। तो इस बार आपको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे करें तैयारी। और इसके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और आज आप देखेंगे कि जिन्होंने पिछले 10 दिनों में हमारे साथ प्रैक्टिस की है, उनके कई क्वेश्चन एग्जाम में फंस गए हैं प्रैक्टिस सेट से, तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश पुलिस में होम गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप ये क्लासेस देख सकते हैं और उससे ये समझ सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर समझेंगे। कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन ही था वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म बताना था आपको, तो ये हो जाएगा www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, फिर अगला देखिए, इसके बाद ये पूछा था ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है और साइबर सिक्योरिटी भी आपके लेखपाल के सिलेबस में ऐड किया हुआ है। तो आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर है ऑल पॉसिबल कीज टू डिक्रिप्ट द मैसेज। देखिए, आप कंप्यूटर कोशिश ये करिए कि उसको इंग्लिश में समझें। जितना ज़्यादा आप उसको इंग्लिश में समझेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में बहुत टफ लिखा रहता है। अब यहाँ देखिए लिखा है विगुणन, तो विगुणन क्या होता है? अब डिक्रिप्ट को विगुणन कहते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड, ये सब आप सुनते रहते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में ध्यान दीजिए। अब आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फुल फॉर्म बताना है। ये भी देखिए, IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपने अच्छे से लेखपाल का सिलेबस ही समझा होता तो उसमें आप देखते कि यहाँ पे www का फुल फॉर्म लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा हुआ है। तो सिलेबस ही जिसको अच्छे से जिसने पढ़ा है उसको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब अगला देखिए ALU का फुल फॉर्म। और जो प्रैक्टिस सेट आपको रोज कराया जा रहा है उसमें आपको ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर है उसमें शॉर्ट में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जिन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन बने हुए हैं फुल फॉर्म पे। तो ALU का क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप देखेंगे तो ये आपका CPU है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है मेमोरी यूनिट। ठीक, और ये आपको क्लास हमारी जो प्रैक्टिस सेट 7 था उसमें आपको बताया गया था। जैसे कि आप देखेंगे ALU यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए IP वर्जन 4, इसमें क्या कहते हैं? पते का माप क्या होता है? एड्रेस का साइज क्या होता है? तो ये होता है 32 बिट। और एक बार आपको क्वेश्चन कराया गया था प्रैक्टिस सेट 2 में, जिसमें IP6 पे बताया गया IP वर्जन 6 का क्या होता है, तो ये 128 होता है। तो ये चीज बताई गई थी। इसके साथ आपको IP वर्जन 4 32 बिट एड्रेस पे होता है, ये भी आपको बताया गया था। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, हो सकता है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से आ जाए, तो ये भी क्या कहते हैं, जरूरी है समझना। ये वाला देखेंगे कि एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विथ, तो किससे शुरू होता है? इक्वल के साइन से। ठीक, अब अगला देखिए, इसमें कह रहा था अर्लीस्ट कंप्यूटर वर। तो अगर आप देखेंगे तो जो सबसे अर्लीस्ट कंप्यूटर सिस्टम थे वो आपके थे एनालॉग। तो आप देखेंगे इसमें आंसर कोई भी नहीं है, तो ई हो जाएगा। और आंसर कभी कभार नन ऑफ दीज भी होता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि ABCD में से ही आंसर ढूंढ रहे हैं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अगर आंसर नहीं है तो ई आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ डैश, यहाँ पे देखिए नेटवर्क ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द हब कम्युनिकेटिंग थ्रू इट। अब देखिए कैसे, ये एक सेंटर है और इससे डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4 कनेक्टेड है। तो ये जो सेंटर पार्ट है इसको हम स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा D। अगला देखिए, इसमें कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर जो है वो मेनली किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो वो इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी। अब क्या हो रहा है, जैसे पेपर पे सिग्नेचर बनाया, उसको किसी ने देखा, सेम वैसा ही कॉपी कर लिया, तो इससे फ्रॉड हो सकते हैं। अब वो, और अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो वो ऑथेंटिक है, उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसकी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहेगी। फिर अगला देखिए, इन अ फेच
एग्जीक्यूट साइकिल, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन द सीपीयू टेक्स। अब इसमें कह रहा है फेच एग्जीक्यूटिंग चक्र में सीपीयू द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य क्या है। तो इसमें क्या है, फेच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे फेचिंग हो रही है, डेटा को निकालना, फेच करना मतलब डेटा को निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर भी फेच लिखा हुआ है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, स्मार्ट वर्क हो जाएगा थोड़ा सा, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाते हैं ऑप्शन के साथ। अब देखिए बुकमार्क क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, आप गूगल पे जाते हैं, क्रोम पे जाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाते हैं, काम करते हैं, तो आप कुछ साइट्स को बुकमार्क करके रख लेते हैं कि बाद में अगर हमें इस साइट्स पे जाना है तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे। तो उससे क्या फायदा होता है, उससे होता है मेक अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर क्विक एक्सेस, कि जब भी हमें उस साइट पे जाना है हमने फटाफट एक्सेस कर लिया, उसका फटाफट एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब अगला देखिए, एक्सेल में डेटा शॉर्ट करने से परिवर्तित होता है। अब एक्सेल में डेटा शॉर्ट करना, शॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल क्या चेंज कर देता है, जो रो का ऑर्डर है उसको वो चेंज कर देता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस असाइंस आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इन मोस्ट नेटवर्क। कौन सी डिवाइस होती है, तो वो राउटर होता है जो काम करता है डीएचसीपी सर्वर पे। अब आप देखेंगे तो GUI OS में विंडो मैनेजर विंडो सर्वर क्या करता है। अब इसको आप देखेंगे तो जो GUI है इसको आप बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये बोल रहा है कि कंट्रोल हाउ विंडो अपेयर्स, मूव्स, रिसाइज, इंटरैक्ट ऑन द स्क्रीन। तो विंडो कैसी दिखेगी, कैसी वो इंटरैक्ट करेगी, कैसी रिसाइज होगी, ये सारा काम ग्राफिक्स के द्वारा होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लेटेंसी। ये भी हमारी एक क्लास के डिस्कशन में लेटेंसी पे बात करी गई थी। जैसे आपने किसी को फोन किया, आपने यहां से हेलो बोला और उसको 1 मिनट बाद सुनाई दिया, तो इसका मतलब गैप है कुछ, वो गैप जो होता है उसी के हिसाब से, जैसे टाइम फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब जैसे सोर्स मैं हूं, मैंने आपको फोन किया तो मैं सोर्स हूं, आप डेस्टिनेशन है। तो जब हमने यहां से हेलो बोला और वहां पर हेलो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सुनाई दे गया, तो लेटेंसी कम है और बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब डेटा को ट्रेवल करने में समय लग रहा है। तो उसको इंप्रूव कैसे करते हैं, जैसे 3G पे डेटा स्लो था, फिर 4G पे गए, फिर 5G पे गए, अब 6G पे जा रहे हैं, तो वो चीज है। ये चीज आप देखते होंगे, ये लैगिंग जो होती है मोस्टली व्हाट्सएप के कॉल में होती है। तो ये चीज, इसको लेटेंसी, ये भी आपसे एक बार प्रैक्टिस क्लास में डिस्कस की जा चुकी है। अब हम यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, देखिए यूपी स्पेशल लेखपाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। और हमारी प्रैक्टिस से क्वेश्चन आए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जून में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया। किसके रूप में, तो लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का शहर बनाने के लिए नामित किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, इसका आंसर है इटावा। और झीलें ये और किस जिले में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस में इनसे एक आध क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अब आगे देखिए, गोमती नगर एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसका मुख्यालय जो है वो, अब देखिए यहाँ पर लखनऊ लखनऊ 2 ऑप्शन दे दिए और इसके बाद नोएडा तो है नहीं, प्रयागराज तो है नहीं, अब कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा, तो इसका आंसर है गोमती नगर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इसका नया नाम क्या रख दिया गया। तो 1902 में इसका आगरा और अवध संयुक्त प्रांत रख दिया गया। इससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन एक आपको प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम रेलगाड़ी की शुरुआत की है, यह किन वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ेगी। अब देखिए ये क्या कर रही है, जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है और दुधवा बाग है, यहां से यहां तक ये विस्टाडोम जो ट्रेन है ये चलेगी। मतलब ये ट्रेन कैसी होती है, चारों तरफ शीशे से बनी होती है। तो इसको, ये भारत की पहली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए मई 2020 का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कौन सी कोविड संबंधी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई। तो इसका आंसर है आयुष कवच ऐप। और ये कौन, आरोग्य सेतु, ये भारत सरकार ने चलाई थी। ठीक,
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी है। फिर अगला आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर यूपीडीआईसी के सभी 6 क्षेत्रों को सही सूचीकृत करता है? इसमें से कौन से हैं जो रक्षा कॉरिडोर के 6 शहर हैं? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बरेली नहीं है, गाजियाबाद नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली शहर किसके लिए है? बांस के लिए है। तो बांस से जो लकड़ियों के फर्नीचर बनाए जाएंगे वो हो जाएगा इसका आंसर। फिर आके देखिए, अब इसमें लिखा है किस जिले को जिले से विभाजित करने के बाद कौशाम्बी जिला बनाया गया था, कब? अब अगर आप देखेंगे तो 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद जिले को विभाजित करके कौशाम्बी बनाया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन है जून 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब जो ऑप्शन है उसमें 3 असत्य होगा, 1 सत्य होगा, या हो सकता है चारों असत्य हो, आंसर ई हो जाए। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हुआ, जो कुशीनगर था वहां उत्तर प्रदेश रॉकेट प्रक्षेपण प्रणालियों के परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। अब कुशीनगर में रॉकेट बेस्ड पेलोड लॉन्च का सफल परीक्षण किया गया था और इसका परीक्षण 15 जून 2025 को किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। और इसमें जो इसरो की हेल्प करी थी वो करी थी थ्रस्ट टेक इंडिया ने सहयोग किया था। थ्रस्ट टेक इंडिया ने सहयोग किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की बड़ा ताल झील किस नदी के विसर्ग में स्थित है? इसका आंसर है रामगंगा। और कौन सी, जैसे कोई झील है वो कौन सी? अब इसमें क्वेश्चन देखिए ऐसा भी बन सकता है कि शाहजहां में कहाँ बड़ा ताल झील कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर, ठीक। और इसमें पूछ लिया है कि ये जो झील है ये किस नदी के किनारे पर है, तो आप इसका बता देंगे रामगंगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह 1957 में शुरू किया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को सही तरीके से वर्णित करते हैं? जौनपुर नगर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहला ही हो जाएगा, जौनपुर नगर 1358 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जौना खां, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 9 में कराया गया है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में कराया था? तो इसका आंसर था मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 27 सितंबर 2022 को सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का नया नाम, अब पहले जो आयोजना आयोग हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, अब उसका नाम बदल दिया गया 2022 में। तो आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के जो 2020 और 2022 से भी उठाए गए हैं, क्योंकि वो बहुत हाईलाइटेड थे इस वजह से। तो ये भी कुछ, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य रूपांतरण आयोग, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब अगला देखिए, कौन सा समूह दक्षिण उत्तर प्रदेश की मृदाएं सूचीकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी, माड़, कवार और पड़वा। अब ये जो माड़ है इसको हम मार रिवर भी कहते हैं, ठीक है। और ये कवार जो लिखा है इसको कबार भी लिखते हैं। और जब आप हमारा प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यहाँ पर मार रिवर या फिर इसको माड़ कहते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि एक ये कबार और एक राकर, ये भी था, तो ऐसे भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनसे उनकी जन्म तिथि सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहां पर लिखा तो है जन्म तिथि, पर इसमें शहर दे दिया है, तो शहर बताना पड़ेगा हमें। तो ये अली सरदार जाफर, ये गलत है, लखनऊ के नहीं थे ये थे बलरामपुर के, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुंवर सिंह 26 मार्च 1858
को किस ब्रिटिश अफसर को आजमगढ़ में हराया? ठीक है, इन्होंने आजमगढ़ में कौन से ब्रिटिश अफसर को हराया था? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है 1857 की क्रांति का, पर ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका आंसर है कर्नल मिलमैन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के लिए कितने विद्वान चुने गए हैं? अब देखिए, विद्वान जो चुने गए हैं वो 38 हैं और यहाँ पर 36 दिया है, तो ये तो होगा नहीं, इसका आंसर ई हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर नन ऑफ दीज भी हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के भारत रत्न प्राप्तकर्ता पुरस्कार के वर्ष का सही सुमेलन नहीं है? इसका मतलब 3 इसमें सही है, एक गलत है या चारों गलत है, आखिरी वाला हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, क्योंकि इनका है 1961, इनको भारत रत्न 1961 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 स्थानीय शासन निष्पादन सूचकांक, इसमें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसका आपको बताना है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो रैंकिंग थी वो 15 से 5 हो गई, तो यही होगा। अगर इसको लॉजिकली भी आप सोचेंगे तो रैंकिंग हमारी बेटर ही हुई होगी ना समय के साथ साथ, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है स्टेट में, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगा होगा कि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। और इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के थ्रू आपका सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित हो, इस पर काम कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जरूर जुड़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो। आइए अब आगे चलते हैं, और अब आपको आंचल मैम जीके के टॉपिक्स और हिंदी के टॉपिक्स के बारे में बताएंगी कि कैसा पेपर आया था। लीजिए। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देख लिया कंप्यूटर के और यूपी स्पेशल के कैसे क्वेश्चन थे, है ना। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, जीके और करंट अफेयर्स के। नहीं जीके, हाँ ठीक, सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स, उसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 था कि खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण की पहचान करें। कीप, कुदाल, थ्रेशर, ठीक है, या सीड ड्रिल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुदाल का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के देश का नाम की पहचान करें। तो इसका उत्तर क्या होगा? वेनेजुएला होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के एक पड़ोसी देश की पहचान करें जिसमें जेनजी द्वारा विद्रोह के कारण 2025 में सरकार का पतन हुआ। इसका उत्तर क्या होगा? नेपाल। आगे बढ़ते हैं। किस विधि से क्रीम को दूध से अलग किया जाता है? फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, सीविंग, या नन ऑफ द अबव। निस्संदन, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, छानना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रीम से दूध को अलग किया जाता है अपकेंद्रण विधि से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी हिस्सों से अपशिष्ट उत्पादों को एकत्र करता है और उन्हें निपटान के लिए गुर्दे और यकृत में ले जाता है? ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? रक्त। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत से हारने वाली टीम का क्या नाम था? तो ये थी साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। उस देश की पहचान करें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। यह है यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स। किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शहर में आयोजित किया गया। ये किया गया था गोवा के पणजी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है? तो इसका उत्तर होगा पारा। लोहे के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक की पहचान करें। लोहे का प्रतीक क्या होता है? आयरन। इसका होगा फेरस, यानी कि Fe। ठीक, ऑप्शन डी। भारत के नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति की पहचान करें। क्या होगा इसका? सागौन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को किस औपनिवेशिक देश ने नियंत्रित करा था? ये होगा इसका उत्तर ऑप्शन बी, पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा पराध्वनि, ऑप्शन ए, अल्ट्रासाउंड वेव्स, है ना।
और कैसे पता लगाते हैं हम लोग समुद्र में? सोनार का प्रयोग करके। सोनार में किसका प्रयोग होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग होता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पश्चिमी चोटी है? सबसे पश्चिमी चोटी होगी ऑप्शन ए नंदा देवी, है ना। इधर वाली जो होंगी ये ईस्ट होंगी, फिर इधर इधर जैसे बढ़ते जाएंगे इधर ये वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो सबसे वेस्ट में कौन सी है ऑप्शंस के हिसाब से? तो ये है नंदा देवी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गलगंड के उपचार में किया जाता है? गलगंड मतलब घेंघा या ग्वाइटर, ठीक। तो आयोडीन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस उपग्रह का भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपण किया गया था? ये था CMS-03, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी की पहचान करें, ठीक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यमुना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? इसका होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना। तो ये काम करता है जीन्स। यहाँ पे जीन्स का ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हिंदी के टॉपिक्स आ गए। हिंदी में पहला क्वेश्चन है बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर, ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? तो ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? कालवाचक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन करिए। अनायास, सर्वत्र, वृथा, अस्तु या हौले। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? डी, ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 5। 1, 3, 5 मतलब अनायास, वृथा और हौले। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध है परीक्षा, ऑप्शन बी। देखिए, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, शाह पे छोटी की मात्रा नहीं होगी, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा। पृथक ऐसे लिखा जाएगा, और भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है ना। अगर भगीरथ होता तो ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पे भागीरथी है तो भगीरथी लिखा, इस वजह से गलत हो जाएगा, यहाँ पे भागीरथी होगा, ठीक है। यानी कि इसका उत्तर होगा बी। फिर है मेरे द्वारा मकान ढाया गया था, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, करण। आगे बढ़ते हैं। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या है? ग्राह्य का है त्याज्य, ऑप्शन डी। परमोजस्वी का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? परमोजस्वी का, तो इसका होगा परम प्लस ओजस्वी, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वायु का तद्भव रूप से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? पवन, झक, प्राग, समीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायु का तद्भव रूप इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वायु का जो तद्भव रूप होता है वो होता है बयार, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। वह जो ना करे सो थोड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा संबंधवाचक, जो सो, ये इसमें क्या है? संबंध है ना। आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन करें जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त हो, है ना, जिसमें उपसर्ग भी आ रहा हो और प्रत्यय भी आ रहा हो। तो ये क्या होगा? प्राकृतिक, ठीक। तो इसमें क्योंकि प्राक उपसर्ग भी है और एक इसमें प्रत्यय भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 9 का होगा ए और 10th का होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा बी, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है? यद्यपि शब्द है यड़ संधि का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि, ये किस प्रकार के शब्द हैं? विदेशज, तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं। अ स्वर कैसा है? ऊष्म, संयुक्त, दीर्घ, द्विगुण या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अ है संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी। विकल्पों में से सम उपसर्ग युक्त शब्द का चयन करना है आपको, यानी कि किसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर होगा समकालीन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों का चयन करें। इसमें से भाववाचक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा निजत्व, वाहवाही और दौड़, यानी कि इसका उत्तर होगा ए, केवल 2, 4 और 5। वे मेरी सब कथा जानते होंगे, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है? वह मेरी सब कथा जानते होंगे, है ना। तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन ए। समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्णव, अवधि और वारिश, है ना। बाकी ये जो पयोद, वारिद, नीरद, ये तो बादल के पर्यायवाची हैं।
समुद्र का पर्यायवाची इसमें होगा ऑप्शन ए अर्णव, अवधि और वारिश। आगे बढ़ते हैं। अभिराम या अविराम शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का होता है निरंतर या बिना रुके, है ना, बिना विराम के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को अलग करना है। इसमें से अशुद्ध कौन सा है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। तो क्या होगा? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। 3-13 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है तितर बितर होना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कतरनी, झटपट, पीलापन, घुड़साल, ये सब कैसे शब्द है? रूढ़, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, यौगिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा डी, यौगिक शब्द है ये सब। आगे बढ़ते हैं। फारसी शब्द समूह का चयन करना इसमें से। टिकट, कबूतर, दिसंबर, पैदावार, अपील। तो इसमें फारसी शब्द समूह कौन सा है? ऑप्शन ए केवल 2 और 4, कबूतर और पैदावार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा इसका? असूर्यम पश्या, ऑप्शन सी। वाक्य के कितने मुख्य अवयव हैं? 3, 9, 7, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका 2 होगा, है ना। वाक्य के अवयव मतलब अंग, है ना। तो अंग कितने होते हैं? वाक्य के एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, तो 2 होते हैं, वो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। इसका उत्तर होगा डी, जलज। ये क्या है? योग रूढ़। विकल्पों में से अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का चयन करना है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऑप्शन बी। ठीक, अकर्मक क्रिया मतलब जो स्वतः हो जाती हैं बिना किसी कर्ता के द्वारा। यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यह वाक्य निम्न विकल्पों में से किसका उदाहरण है? ठीक, आप भी मेरे साथ होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यानी कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं? संकेत। तो ये कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे, ये शब्द किस तरह के संबंधवाचक शब्द हैं? तो ये सब शब्द हैं हेतुवाचक। ठीक, तो ये हमारा स्टेनो का पेपर था जिसमें हमने 100 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब आप इसी पेपर से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो आगामी लेखपाल की परीक्षा होगी उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।